आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या है। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की एक बार हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हमें सबसे पहले सिस्टम क्या है इसको समझ लेना चाहिए। सिस्टम हम कहते हैं उस चीज को जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है। सिस्टम हम यूनिवर्स के उस पार्ट को कहते हैं, हमारे आसपास की वो चीज जिसका हम अध्ययन कर रहे होते हैं, जिसकी एनर्जी चेंज को हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। एक कार कितना फ्यूल ले रही है, अगर आप उसको स्टडी कर रहे हो तो कार एक सिस्टम है। एक पानी ठंडा होने में कितना समय ले रहा है, यदि आप उसको स्टडी कर रहे हो तो वो एक सिस्टम है। एक गैस हीट लेके फैल रही है, अगर आप उसको स्टडी कर रहे हो तो वो एक सिस्टम है। सिस्टम के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनको हम कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि एक गैस के अंदर अगर अगर एयर है, उसके अंदर अगर 3 या 4 तरह की गैसें हैं तो फिर वो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। अब हम डेफिनेशन को समझते हैं कि अगर हम किसी कंपोनेंट्स के मोल में बदलाव लाते हैं, यानी कि अगर किसी कंपोनेंट की क्वांटिटी, उसकी मात्रा में बदलाव आ रहा है और उस वजह से अगर थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो इसी को हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी वेरिएबल्स हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे। मतलब आप जिस कंपोनेंट के मोलों की संख्या में बदलाव ला कर रहे हो, उसके अलावा सारी चीज़ें, बाकी कंपोनेंट के मोल बदलने नहीं चाहिए। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वो बदलना नहीं चाहिए। तो किसी कंपोनेंट के मोल में यदि चेंज आता है, उसकी वजह से यदि किसी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आता है तो उसी को हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहते हैं। 3 तरह की थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं। एक है गिब्स फ्री एनर्जी, एक है मोल एंथैल्पी, एक है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और एक है इंटरनल एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज ला रहे हैं, मोलों की संख्या में चेंज लाकर, अगर आप किसी कंपोनेंट के मोल की संख्या में बदलाव लाके गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज लाते हैं तो उसको कहते हैं पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। और अगर आप मोलों की, किसी एक कंपोनेंट के मोलों की संख्या में बदलाव लाके यदि आप एंथैल्पी में चेंज लाते हैं तो उसको कहते हैं पार्शियल मोलर एंथैल्पी। और यदि आप किसी एक कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल में बदलाव लाकर अगर आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में बदलाव ला रहे होते हैं तो उसको पार्शियल मोलर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इस डेफिनेशन को डिटेल में समझते हैं, तो आप सुनते रहिए इस चीज को। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसी जो मैंने अभी आपको समझाया इसको हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो हमारे पास मान लीजिए एक सिस्टम है, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक, हम चाय बना रहे हैं, ठीक है। हम चाय प्रिपेयर कर रहे हैं और इस चाय को प्रिपेयर करने के लिए क्या लगता है, पानी लगता है प्लस दूध लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें चाय पत्ती लगती है और बहुत सारी चीजें लगती हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। मान लेते हैं पानी के नंबर ऑफ मोल N1 है, दूध के नंबर ऑफ मोल N2 है और चाय पत्ती के नंबर ऑफ मोल कैसे हैं, N3 है। अब ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है। ये चाय हमारी एक सिस्टम है। अब मैं इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी में क्या बदलाव आ रहा है उसको निकालना चाहता हूं। मैं इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी में क्या बदलाव आ रहा है उसको निकालना चाहता हूं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में। मैं ये देखना चाहता हूं कि जब ये पानी भाप बन के उड़ जाए, जब ये पानी भाप बन के उड़ जाए तो गिब्स फ्री एनर्जी में कितना बदलाव आने वाला है, मैं इसको देखना चाहता हूं। तो मैं देखना चाहता हूं कि जब पानी भाप बन के उड़ जाए, यानी कि N1 में जब बदलाव आए तो गिब्स फ्री एनर्जी में कितना बदलाव आ रहा है इसको देखना चाहता हूं। तो मैं बाकी जो फैक्टर्स हैं, बाकी जो वेरिएबल्स हैं, उनको मैं क्या करूंगा, उनको मैं कांस्टेंट कर दूंगा। अच्छा, बाकी फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसको मैं आपको समझाता हूं। इसको हम कैसे पता करते हैं भाई, ये जो G है वो N1 पे निर्भर कर रहा है,
जी N2 पे भी निर्भर कर रहा है, N3 पर भी निर्भर कर रहा है। मैं देखना चाह रहा हूं कि N1 बदलने के साथ G कितना बदल रहा है, इसको देखना चाह रहा हूं। और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रखना चाह रहा हूं, जैसे कि N2 कांस्टेंट रखना चाह रहा हूं, N3 कांस्टेंट रखना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि दूध बाहर नहीं जा रहा है, चाय पत्ती बाहर नहीं जा रही है, केवल पानी बाहर जा रहा है। तो ऐसे में गिब्स फ्री एनर्जी कितना उसमें चेंज आ रहा है, उसको मैं देखना चाह रहा हूं। अब ये जी और किस पे डिपेंड करता है, ये भी आपको आना चाहिए। तो हम ये कैसे निकालते हैं, इस बात को हम कैसे पता करते हैं कि हमारा जो ये थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है, ये चार जो हमारी खास थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी है, ये किन किन के ऊपर निर्भर करती है, किन और वेरिएबल्स के ऊपर निर्भर करती है, इसको जरा सा हम देख सकते हैं। इसको हम पता कर सकते हैं इस स्क्वायर से। ये एक मैजिकल स्क्वायर है, इसको मैक्सवेल स्क्वायर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर कैसे बताता है, हम इसको यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, सूरज का प्रकाश मतलब बहुत तेज होता है, ऐसा सबसे पहले लिखना है आपने। आप लिखेंगे सूरज का प्रकाश बहुत, बहुत यानी कि वेरी यानी बहुत, सूरज का प्रकाश बहुत क्या होता है, तेज होता है, ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, आगे मुझे उन्नति करो। हे गणेश भगवान, आगे मुझे बढ़ाओ, आगे मुझे उन्नति करो। तो ये जो आपने बच्चों, ये आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को ध्यान रखना है। इसको हम कहते हैं मैक्सवेल का स्क्वायर कहते हैं। इसमें हम ऐसे करके दो ऐसे लाइन खींचते हैं, इससे हम बहुत सारी चीजें जान पाते हैं। इससे हम थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका किस प्रकार से रिलेशन होता है वेरिएबल्स के साथ, उसको जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे हम इतना ही समझेंगे कि ये जी N1, N2 और N3 के अलावा किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हमने बता दिया, ये मैक्सवेल का स्क्वायर, सूर्य का प्रकाश बहुत मतलब बहुत तेज है, ऐसे लिखेंगे पहले हम। फिर हे गणेश भगवान, आगे उन्नति दे। हे H हो गया, गणेश जी हो गया, A मतलब आगे हो गया, U मतलब उन्नति हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जी जो है हमारा, जी यहाँ पर जी के अगल बगल क्या लिखा हुआ है, जी के अगल बगल क्या लिखा है आप उसको देखेंगे। तो जी के अगल बगल लिखा है P और T। इसका मतलब बच्चों जो ये जी है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो जी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, वो किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और सभी के सभी नंबर ऑफ मोल्स पे। और मैं क्या पता करना चाहता हूं, मैं पता करना चाहता हूं कि जब पानी भाप बन के उड़े तब जी में कितना बदलाव आए, ये पता करना चाहता हूं। बाकी सभी के सभी क्या रखना चाह रहा हूं, मैं कांस्टेंट रखना चाह रहा हूं। तो इसी को हम कहते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। कि कोई थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल में बदलाव होने के साथ कितना बदल जाती है, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट रहे तो। इसी को हम कहते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। और सिस्टम कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, तभी तो एन में बदलाव आएगा। अगर सिस्टम खुला नहीं होगा तो फिर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा जाता है। अच्छा, इसको कहते हैं, अगर यहाँ जी होगा तो हम इसको पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे। और इसी को हम केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। अगर इस फर्स्ट वाली पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी को हम बहुत जगहों पे केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। एक्चुअली वैसे होने के लिए सभी केमिकल पोटेंशियल हैं, लेकिन अगर मैं कहूंगा केमिकल पोटेंशियल टर्म का प्रयोग करेंगे तो वो एक्चुअली पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्शियल मोलर, अगर यहाँ पे मैं एंथैल्पी चेंज देखूंगा तो वो H आ जाएगा, और अगर मैं बाकी चीजें देखूंगा, A देखूंगा तो वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आंसर लिखना है, ये लिखना है, और डिटेल में फिर एक एग्जाम्पल देना है एक सिस्टम का। एक सिस्टम कंसिडर करेंगे, दूध पानी चाय पत्ती मत लिखना,
आप लिखना है कि एक सिस्टम है जहाँ पे N1, N2, N3 मोल है एंड दिस इज ओपन सिस्टम. नाउ वी विल सी हाउ G चेंज विथ N1 इफ अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट. हम कौन कौन से वेरिएबल्स कैसे पता करेंगे? G के अगल बगल क्या है? P और T है. तो G का वेरिएबल P और T होगा और बाकी नंबर ऑफ मोल्स होंगे. H के वेरिएबल्स क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे अगर H होगा तो यहाँ पे क्या होगा? S और P होगा. अगर U होगा यहाँ पर बच्चों तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होंगे? S और V होगा. अगर यहाँ पे A होगा तो वेरिएबल्स क्या होंगे? V और T होंगे. तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.